चलो सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में किस बात का वर्णन है? संसार के दुखों का। कौन है संसार जिसके दुखों का वर्णन चल रहा है यहाँ पे? संसारिक जीव के दुखों का, संसारी जीव के दुखों का यहाँ वर्णन चल रहा है। तो हमारे दुखों का तो वर्णन है नहीं, पता नहीं किसके दुखों का वर्णन है, ऐसा मत मानना। ये हमारे दुखों का वर्णन चल रहा है क्योंकि हम संसारी हैं, हमारे शुद्ध भाव से हम खसके हुए हैं। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हुए तो हमारे स्वरूप से खसके हुए हैं, और स्वरूप से खसकना ही मतलब मोह का परिणाम है, और मोह का फल संसार है। अनंत संसार ऐसा बीत चुका है जिसमें हम संसार में रूल रहे हैं, और अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, और यदि नहीं होगा तो फिर अनंत संसार हमारा इंतजार कर रहा है। और अनंत संसार दुख रूप है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं कि ये दुख हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम मोह को हटा के सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। अब ये संसार का स्वरूप 4 गतियों के माध्यम से समझाया हुआ है। उसमें से हमने त्रियंच गति के दुख पढ़ लिए थे, और हम पढ़ रहे हैं नरक गति के दुख। तो हम पढ़ें उसके पहले एक छोटा सा मैंने एक वो नोट्स का मैंने आपके लिए ताकि आपका टाइम बचे इसलिए मैंने बना के रखे हुए हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये क्योंकि क्या रोज फिर बनाने में टाइम लगता है तो फिर समय भी खराब होता है। तो यहाँ से ही अपन पिछले 7 दिन के रिवीजन करेंगे, पिछले 7 दिन में जो पढ़ा था, ताकि इसका छूट भी गया हो 7 दिन का तो वो समझ सकता है। यहाँ से कुछ नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकते हैं, हम लोग रिकॉल कर सकते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने इंद्रियों के भेद पढ़े थे। इंद्रियों के भेद इसलिए पढ़े थे क्योंकि हमको मन का भेद पढ़ना था, मन क्या होता है। तो मन को 2 प्रकार से समझना था, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। तो उसके पहले हमने इंद्रियां भी समझ ली कि भाई मन समझ रहे हैं, 5 इंद्रियों मन ऐसा कहा जाता है। तो इंद्रियों के भी 2 भेद करे, फिर एक द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री। तो द्रव्य इंद्री किसे कहते हैं फिर, कि द्रव्य इंद्री के भी 2 भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। उसका हमने डिटेल नहीं पढ़ी थी और नहीं पढ़ने वाले हैं अभी, निर्वृत्ति किसे कहते हैं, उपकरण किसे कहते हैं। लेकिन जैसा भास्कर नंदी आचार्य ने टीका में लिखा है तत्वार सूत्र की, कि जितना भी पौद्गलिक है वो सब द्रव्य इंद्रिय है। मतलब ये आंख का उदाहरण लिया था हमने, तो आंख की इतनी रचना है, जैसे पुतलियां हैं, भुहें तगे हैं, और आईलिड है, पलक है ना, ये और जो काला गोला है, सफेद गोला है, ये सब निवृत्ति और उपकरण में इसको डाल देना। इतनी पौद्गलिक रचना है। इस प्रकार से निवृत्ति हुई और उपकरण हुए। और भावेंद्रिय किसे कहना है, कि जो आत्मिक है, जो पौद्गलिक नहीं है, आत्मिक है। तो आत्मा का आत्मा में जानने की शक्ति है, वो लब्धि। और फिर उपयोग क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। तो ये इस प्रकार जो आत्मिक है ये भावेंद्री हुई। तो ये तो हमने थोड़ा सा संक्षेप में समझा है, जब आगे और विस्तार आएगा इंद्रियों का खासकर उपयोग का, तब वो समझ लेंगे। हमें तो मन पढ़ना था, तो मन भी इस प्रकार से 2 प्रकार के हुए, एक पौद्गलिक हुआ और एक आत्मिक हुआ। इस प्रकार इंद्रियां थी। द्रव्य मन, तो जो पौद्गलिक है द्रव्य मन कहा। द्रव्य मन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, हृदय स्थान में अष्टपंखुड़ी के कमल के आकार रूप पुद्गलों की रचना, जो कि मनोवर्गणा से मिलकर बनी हुई है। ऐसा जो मनोवर्गणा मतलब पुद्गल हुआ ना, वर्गणा मतलब पुद्गल परमाणुओं के पिंड, समान गुण वाले पुद्गल परमाणु के पिंड को वर्गणा कहते हैं। ऐसी एक वर्गणा कार्बन वर्गणा थी, ऐसी दूसरी वर्गणा है। तो इस प्रकार की वर्गणाओं में मनोवर्गणा, तो मनोवर्गणा से मिलकर मन बना हुआ है, मतलब पुद्गल की रचना है। कैसी रचना है, जैसे कि कमल की रचना होती है 8 पंखुड़ी वाला। कहाँ पर विराजमान है मन, हमारे शरीर में। जैसे आंख तो यहाँ है, तो मन कहाँ पर है, तो मन हृदय स्थान पर, जहाँ पे हृदय है वहीं पर मन भी विराजमान है, 8 पंखुड़ियों वाला फुला हुआ कमल। इस प्रकार से जो द्रव्य मन है, इस द्रव्य मन का अवलंबन जब लिया जाता है, जैसे आंखों का अवलंबन लेकर आत्मा जान रहा है तो वर्ण जान रहा है, वैसे आंख का अवलंबन लिया, वैसे द्रव्य मन का जब अवलंबन लिया, इसको जो करण बनाया आत्मा ने, करण मतलब साधन बनाया जानने का, तो फिर जो जाना उसे उससे भी जाना जा सकता है। मतलब बिना इंद्रियों के भी मन से, सिर्फ मन से जाना जा सकता है। तो तो भाव मन की परिभाषा, उसे भाव मन कहा। भाव मन आत्मिक हुआ, इसकी परिभाषा क्या हुई यहाँ पर, संकल्प विकल्पात्मक परिणाम तथा विचार चिंतन आदि रूप ज्ञान की अवस्था विशेष, उसको हमने भाव मन कहा था। मतलब ये ज्ञान की, आपको इतना बुरा परिभाषा याद नहीं रहना, तो ये ज्ञान की अवस्था विशेष है। कैसी कैसी अवस्था ज्ञान की, विचारात्मक है।
मन से जीव विचार कर सकता है, हित का, अहित का, संकल्प का, विकल्प का विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है। इस प्रकार ये विचारात्मक अवस्था है ज्ञान की, संकल्प विकल्पात्मक अवस्था है ज्ञान की, मतलब ये ज्ञान ही है एक तरह से। लेकिन ज्ञान यहाँ पर, ये जो ज्ञान है ये मन, द्रव्य मन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इस ज्ञान को हम भाव मन कह रहे हैं, बस ऐसा है। ऊपर भी वो आगे देखेंगे लब्धि और उपयोग में, वो भी भाव इंद्रिय की परिभाषा ऐसी ही है कि वो भी उपयोग, जो हम कहेंगे कि ज्ञान का व्यापार है, तो वो भी ज्ञान का व्यापार ही है ना, ज्ञान की अवस्था है। तो नीचे भी वही कह रहे हैं। ठीक है, अभी उपयोग समझा नहीं है, इसलिए अभी हो सकता है आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आगे वो जब उपयोग पढ़ेंगे हम लोग तब वो समझेंगे इसको, कि उपयोग कितने प्रकार का है, कितने भेद है उसके, और किसे कहते हैं, परिभाषा लिखेंगे। अभी जो समय नहीं आया उसका, इसलिए नहीं लिखी। तो ये दो प्रकार के मन हुए। फिर परिणामों के भेद किए थे हमने, क्यों किए थे? क्योंकि संश्लेष मरण होता है तिर्यंश का। तो संश्लेष मरण क्या होता है समझने के लिए हमने संश्लेष परिणाम पढ़े थे। परिणाम क्या होते हैं कि भाई अवस्था को ही परिणाम कहते हैं। क्या? अब पुद्गल की भी अवस्था हो सकती है, उसको पुद्गल के परिणाम कहेंगे। जीव की अवस्था होती है, उसको जीव के परिणाम कहेंगे। हम पढ़ रहे हैं पे जीव के परिणाम, मतलब जीव के भाव, जीव की अवस्था। तो कैसी कैसी अवस्था होती है परिभाषा, ये हमें सब पता है। जैसे क्रोध की अवस्था है तो हम कहेंगे क्रोध के परिणाम है, क्षमा की अवस्था है तो हम कहेंगे क्षमा के परिणाम है। तो हमारी जो अवस्था है उसी को हम ये परिणाम कह रहे हैं। ये तीन प्रकार के हैं परिणाम, विशुद्ध, संश्लेष और एक तीसरी जाति है जो न विशुद्ध है न संश्लेष है, जो न पुण्य रूप है न पाप रूप है, जो न प्रशस्त है न जो अप्रशस्त है। तो कैसी है वो? इन सबसे परे है, शुद्ध है। ठीक है, तो ये तीसरे प्रकार के तीन प्रकार के परिणाम हुए हैं। विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? तो हमने परिभाषा लिखी थी कि जो साता वेदनी के बंध में कारणभूत परिणाम है, पुण्य रूप परिणाम, प्रशस्त परिणाम, अच्छे परिणाम, मंद कषाय रूप, ये बताया नहीं था उस समय, मंद कषाय रूप परिणाम, इनको बोलते हैं विशुद्ध परिणाम। संश्लेष परिणाम किसे कहते हैं? कि जैसे तीव्र कषाय रूप परिणाम हुए, जिनसे असाता वेदनी का बंध होता है। और तीन प्रकार के परिणाम थे ये, मोह, विषयानुराग और द्वेष रूप परिणाम। तो इनको कहा था हमने संश्लेष परिणाम। मोह, राग, द्वेष। राग किसमें? विषयों में अनुराग, विषयों की आसक्ति। तो इन संश्लेष परिणामों से उसका मरण होता है। फिर वेदनीय ऊपर आया ना, साता वेदनी, असाता वेदनी। तो वेदनी क्या होता है फिर ये? तो वेदनीय 8 कर्म पढ़े थे हमने, उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि चौथे नंबर का कर्म होता है, चौथे नंबर का नहीं है, तीसरे नंबर का है। पहले एक बार 3 बोला था, फिर बाद में 4 बोल दिया गलती से। आप करेक्ट कर लेना आपने, यदि तीसरे नंबर चौथे नंबर पे लिखा है तो। पहले आता दर्शनावरणीय, अब सॉरी, पहले आता ज्ञानावरण, दूसरा नंबर है दर्शनावरण का, तीसरा नंबर वेदनी का है, चौथा नंबर मोहनी का। इस प्रकार फिर आयु, नाम, को तंत्रा, ये क्रम सही है, आप ये याद कर लेना, इसी क्रम में याद करना है। तो तीसरे नंबर का कर्म है वेदनीय। क्या क्या करता है वेदनीय कर्म का जब उदय आता है? तो इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभवन कराने का कार्य है इसका। इंद्रियों के विषय मिले, मोह साथ में है, तो जीव उन इंद्रियों के विषयों में सुख दुख का अनुभवन करेगा। यदि वेदनी का तो सुख का अनुभवन हो रहा है उसे, तो हम कहेंगे इसका साता का उदय चल रहा है, साता वेदनी कर्म करवा रहा है। और इसको इंद्रियों के विषय में, जीव को इंद्रियों के विषय में यदि दुख का अनुभवन होगा, तो हम ऐसा कहेंगे इसके असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। इन्हें असाना वेदनी कर्म की अपेक्षा से कथन करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, पूरा आरोप कर्म पे डाल देंगे कि कर्म इसको साता वेदनी का अनुभवन करा रहा है। इस प्रकार कथन पद्धति है कर्मकांड की, इसमें आरोप जो है पूरा कर्म पे डाल दिया जाता है। अब हमने पढ़ा था तिर्यंचों का अवस्थान। अब ये हमने जब पढ़ा था तो इसमें देखा था कि कहाँ मध्यलोक क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो हमने देखा था कि मध्यलोक बीच बीच वाला हिस्सा है। एक मेरु की ऊंचाई जितनी होती है उतनी ही ऊंचाई मध्यलोक की होती है। तो वो एक मेरु मतलब बीच वाला, जिसको मंदरगिरी, मंदर पर्वत, सुदर्शन मेरु, सुमेरु, बीच वाला मेरु, जो आपको कहना है जम्बूद्वीप वाला मेरु। तो ये जो मेरु है इसकी जितनी अवगाहना है, अवगाहना मतलब ऊंचाई, ऊपर से लेके नीचे जमीन के नीचे तक जितना है, जड़ तक कितना है, 1,40,000 योजन, इतना मध्यलोक की ऊंचाई है। और इसके आसपास फिर 50,000 योजन का रेडियस लेके, मतलब टोटल 1,00,000 योजन का डायमीटर लेके जम्बूद्वीप बनाया था। फिर दो उसको डबल डबल करते हैं ना, एक को डबल करना तो फिर एक बनाना, क्या, समुद्र वलयाकार जो जम्बूद्वीप को घेरे हुए है, जिसका नाम लवण समुद्र है। ऐसा हमने पूरा पढ़ा था। इसको पूरा रिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको वापस अभी जब मनुष्य गति पढ़ेंगे तो वापस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मध्य लोक हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। द्वीप समुद्र समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो मध्य लोक समझ में आना चाहिए कि इसकी ऊंचाई इतनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 राजू है, क्योंकि ये बिल्कुल कमर जो थी ना पुरुष की, कमर पे था। और इसकी जो लंबाई ऐसा जो है, मतलब डेप्थ जो है वो है 7 राजू की। ठीक है, लेकिन 7 राजू में तिर्यंच नहीं पाए जाते। तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि एक राजू की मतलब त्रस तिर्यंच नहीं पाए जाते हैं। त्रस तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं? जो एक राजू की त्रस नाड़ी है, 1 स्क्वायर बाय 1 जो स्क्वायर बना हुआ है ट्यूबलाइट का खोखा,
उसके अंदर ही त्रियंच पाए जाते हैं, उसके अंदर ही त्रस पाए जाते हैं। और त्रस त्रियंच कहाँ पाए जाएंगे कि भैया मध्यलोक, और वो उसका जो क्रॉस सेक्शन है भाई, ये मध्यलोक ऐसा था तो ये ऐसा आया, तो बीच में जहाँ कटा ये इसके बीच में जो भाग था, मतलब वो कितना हो जाएगा 1 राजू बाय 1,40,000 योजन, इसमें ही पाए जाएंगे त्रस तिर्यंच। और इसमें भी सब भावों में नहीं पाए जाएंगे, इसमें भी कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कर्म भूमियों में, तो जो है वो विकलत्रय प्लस पंचेंद्री, और बाकी भूमियों में मतलब जो पुष्कर द्वीप के पहले वाली जो भूमियां हैं उन भूमियों में पंचेंद्री, और बाकी जगह जो द्वीप बने हैं उन सब में ही पंचेंद्री पाए जाएंगे। इस प्रकार से ये है, ये आप हमने पढ़ लिया था, ये यहाँ पे नीचे लिखा भी है। मध्य लोक में त्रस त्रियंचों का क्या अवस्थान है, कहाँ पाए जाते हैं, मध्य लोक में त्रस नाड़ी में सभी द्वीपों पर पंचेंद्रिय, ठीक है, पंचेंद्रिय त्रस नाड़ी पे सभी द्वीपों पर। और लेकिन ढाई द्वीप की जो कर्म भूमियां हैं उसमें ढाई द्वीप में, मतलब अभी हमने ढाई द्वीप पढ़ा नहीं था उस दिन, लेकिन ढाई द्वीप क्या होता है कि जम्बू द्वीप प्लस धातकी खंड प्लस आधा पुष्कर, आधा बनाया था ना, आधा पुष्कर, इन 1 2 ढाई होगा ये, एक जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और आधा पुष्कर, 1 2 ढाई, तो ये ढाई द्वीप बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं ढाई द्वीप, अपन आगे देखेंगे इसको, क्या क्या ऐसा ऐसा क्यों है कि ढाई द्वीप बोला जा रहा है इसको, 3 क्यों नहीं बोल रहे हो, देखेंगे बाद में। तो एक तो ये दिख रहा है ना कि ढाई द्वीप में जो कर्म भूमियां पाई जाती है, और जो स्वयंभू रमण समुद्र के पहले जो द्वीप था वो आधा द्वीप, और स्वयंभू रमण समुद्र और उसके जो 4 कोने हैं उनमें विकलत्र पंचेंद्री त्रियंच पाए जाते हैं। ये ऐसा कैसी नोट्स दे दूंगा मैं आपको, आप ये इसको याद कर लेना, समझना आसान है, हमने समझ लिया था उस दिन। तो ये यहाँ तक हो गया, द्वीप समुद्रों के नाम लिखे हुए हैं, हमने पढ़े थे उस समय, इसका भी रिविजन नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। अब हम आते हैं इस पे, तो हमारा रिविजन हो गया था। अब ये जो कल पढ़ा था तीन गति हो गई, अब कल हम पढ़ रहे थे उस पे, कल कल पे आ जाते हैं हम कल पढ़ रहे थे नरक गति, कि वो जीव का संक्लेश भाव से मरण हुआ तो वो कहाँ पर गया। तो भाई संक्लेश भाव से मरण होता है, तीव्र विषयानुराग के परिणाम है, मोह के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, संक्लेश मरण है ना, तो जिसने इसको मारा उसके प्रति द्वेष के परिणाम है। त्रियंच को, निर्बल पशु को क्रूर पशु ने शिकार कर लिया तो निर्बल पशु का उनके प्रति द्वेष का परिणाम रहेगा। तो इस प्रकार तीव्र द्वेष के परिणाम है संक्लेश मरण में। इस प्रकार संक्लेश मरण और भी परिणाम है, वो देखेंगे, कल भी देखा था ये सब व्यसन। तो इस प्रकार के परिणामों से इसका मरण हुआ, तो ये कहाँ गया फिर, कि कल बताया था कि भाई जैसे क्या होता है कि यहाँ पे तो उसको उसने हिंसा करी तो एक बार ही फांसी की सजा दे सकती है सरकार, लेकिन इसने 100 व्यक्तियों का घात किया है तो 100 बार फांसी दे नहीं सकते हैं। तो फिर उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि बची हुई अब 99 फांसी की सजा कहाँ मिलेगी इसको, या और भी जो अन्य हिंसा करी उसकी सजा कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए प्रकृति ने व्यवस्था करी कि ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे बार बार मरने की फैसिलिटी हो, बार बार मरण समान सब, मतलब उसको फांसी लगाए, प्राण तो इसके ऐसे बिल्कुल इतना कष्ट तो इसको जैसे मरने का हो लेकिन फिर भी इसके प्राण न निकले, ऐसी जो व्यवस्था है। ऐसा है जो नरक को क्लेश देते हैं उनको नरक कहते हैं, ऐसी परिभाषा बताई थी, नरान कायंती इति नरका, जो नरों को क्लेश दें, दुख दें। नर क्या होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप कार्य करने वाला उसको नर कहते हैं, मतलब हम नर हैं, और हमें जो क्लेश देने के लिए जगह स्थान है वो नरक है। और क्या है नरक, और देखो यहाँ पे लिखा नारकी किसे कहते हैं, जो नरकों में जन्म लेते हैं उनको नारकी, ये कल पढ़ा था हमने, ठीक है। और क्या नारकी की परिभाषा है, एक है नारक, है ना, नार जो न रमे, कहाँ न रमे, नारथ, न रमे, कहाँ न रमे, कि वहां के जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव और परस्पर में उनको बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं, ऐसे स्थान को नारथ या नारक कहते हैं, वहां पर जन्म लेने वालों को नारकी कहते हैं। या फिर एक शब्द और बताया था नीरथ करके, लिखा ना यहाँ पे सामने देखो, जो हिंसादि असमीचीन कार्यों में रत हैं, व्यावृत्त हैं, रत हैं, उसको भी नीरथ कहते हैं। और एक और शब्द बताया था, ये गलत लिखा, नीरय आएगा यहाँ पे, उसको करेक्ट कर लूंगा, इसको नीरय, नीरय मतलब जिनका पुण्य जिसका हीन पुण्य, हो गया। हाँ पुण्य कर्म चला गया है, एक्चुअली नी लगाए ना, निर्गत हो गया है, चला गया है, हीन हो गया है, क्षीण हो गया, चला गया है, तो उस हिसाब से इसको नीरय नीरय बोलना है, यहाँ पे नीरय है ये, इसको मैं करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कल पढ़ा था, अब हम आज पढ़ते हैं कल का जो छोड़ा हुआ था। उसके पहले हम ये जो हमारा छंद चल रहा था इसको पढ़ते हैं, उसके बाद वहां से फिर हम चलेंगे कि जो हम कल समझ रहे थे वो विषय कितना था उसको वहां से लेंगे उसको, ठीक है। तो हमारा नरक गति का वर्णन यहाँ से चल रहा है। उसका जन्म हुआ
तो फिर जन्म होने के बाद क्या हुआ, अब वो एक एक करके कहानी चल रही है उसकी, नरक में यात्रा शुरू हो गई उसकी। पहले 3 इंद्रियों चली थी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, अब नरक में यात्रा चलाएंगे उसकी। देखो पढ़ते हैं इसको। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। अब इस जीव का नरक में जन्म हुआ, नरक की भूमि में जन्म हुआ। तो नरक का वर्णन करेंगे अभी और विशेष रूप से कि कैसे जन्म होता है उसका। लेकिन जैसे इसका जन्म हुआ और जैसे ही नरक की भूमि का स्पर्श हुआ इसको, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, वहां पर भूमि पर परसत मतलब स्पर्श करते ही दुख इसो, इतना दुख होता है, बिच्छू सहस हजारों बिच्छुओं के डसने पर भी नहीं तिसो, इतना नहीं होता है, मतलब 1000 बिच्छुओं के डसने पर भी जितना दुख दर्द नहीं होता है, उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा नरक की भूमियों को स्पर्श करने मात्र से होती है। और फिर वहां पे क्या है, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, वहां पे एक नदी है, वहां पे नदी पे क्या क्या बहता है नदी में, नदी में अशुचि पदार्थ जो हैं, रक्त है, मवाद है, इस प्रकार के पदार्थ उसमें बहते हैं। तो ये नारकी की ऐसी अवस्था रहती है, क्यों रहती है वो समझेंगे कि वो इस नदी में भी डुबकी लगाने को तैयार हो जाता है, ऐसी उसकी अवस्था रहती है। और फिर क्या होता है डुबकी लगाता है तो, कि वहां पे उसको पीड़ा होती है, उसकी देह जो है जलने लगती है, उसकी देह में तीव्र दाह उत्पन्न होने लगता है। क्यों होने लगता है वो अपन समझेंगे। तो ये इसका अर्थ है। अब हम कल समझ रहे थे क्या, अधोलोक की रचना, तो उसको वापस से अपन आज समझना शुरू वापस करते हैं। जिन लोगों को कल समझ में नहीं आया होगा वो आज प्रश्न पूछ लेना, आज अब इसको अपन चाहते हैं कि आज इस क्लास में हम पूरा कर ले अधोलोक की रचना। ठीक है, तो हमने 3 लोक कल बनाए थे, 3 लोक साइड में वापस बनाते हैं इस प्रकार से। 3 लोक की रचना है ये, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, बीच में मध्यलोक है और नीचे अधोलोक है। तो यहाँ पे हमने मध्यलोक देखा था कि यहाँ पे मध्यलोक है। ठीक है, अब मध्यलोक पे ऐसी जो बॉर्डर बनाई है, ऐसी कोई बॉर्डर बनी हुई नहीं है, वो तो हमने समझने के लिए बनाई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपांड करना है यहाँ पे ताकि दिखे अच्छा। तो ये इसको एक्सपांड करके मध्यलोक की पहली पृथ्वी जो थी, अब यहाँ पे तो मध्यलोक बनाया है मैंने, लेकिन यहाँ पहली पृथ्वी बना रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पृथ्वी भी यहाँ भी बना लेते हैं हम लोग, ये पहली पृथ्वी इसकी ऐसी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहली पृथ्वी, और ये फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे मैंने ऊपर वाली तो पूरी ब्रॉड बनाई है, नीचे वाली एक ही लाइन बनाई है। तो पहली पृथ्वी जो है यहाँ बना लेते हैं हम लोग, पहली पृथ्वी ये बनी। कल ये 2-3 दिन से समझ रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा अब तो। पहली पृथ्वी पे क्या करना है, जम्बू द्वीप बनाना है, जम्बू द्वीप के सबसे पहले सुमेरु पर्वत बनाना है, सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऐसा बना दिया है। अब ये सुमेरु पर्वत से, अब आज मध्य लोग नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल, आज अधोलोक पढ़ना है। अब इस सुमेरु पर्वत की जो जड़ है, मतलब ये नीचे था ना, ये पहली पृथ्वी पे इतना गड़ा हुआ है और ऊपर बचा हुआ आकाश में है ना। तो ये जो जो गड़ा हुआ है यहाँ से नीचे से शुरू हो जाता है अधोलोक, इसकी बिल्कुल जड़ है, जड़ के बिल्कुल नीचे से अधोलोक शुरू हो गया है यहाँ से। तो पहली पृथ्वी का इतना भाग छोड़ देना, कितना भाग है ये, 1,000 योजन, 1,000 योजन भाग छोड़ दिया अपन ने, कितने में से, 1,80,000 योजन था ना, कल बताया था 1,80,000 योजन, 1,80,000 योजन में से 1,000 छोड़ दिया है, मतलब 1,79,000, 29,000, इतना ये क्या है अधोलोक में पहली पृथ्वी की मोटाई होगी। पहली, क्योंकि पहला 1,000 तो ऊपर चला गया मध्यलोक में, और नीचे वाला जा रहा है अब अधोलोक में, तो यहाँ से अधोलोक शुरू हो गया है। समझ में आ रहा है? 1,40,000 योजन ला लो। क्या 1,80 नहीं 1,40, 1,39, 1,80 नहीं 1,40, 1,40,000 योजन। 1,40 बताया था कल? हाँ 1,80 लिखा ना आपने, 1,80 है, 1,80,000, 1,40,000 बताया था कल मैंने। 1,40,000 योजन। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हाँ 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 हाँ, अरे अरे समझ में आ गया मेरे को क्या हुआ, समझ में आ रहा है। सुनो भाई, वो जो 1,40,000 योजन है वो क्या है, वो 1,40,000 योजन तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, 1,40,000 योजन तो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, और यही मध्य लोक है। हाँ, और यही मध्य लोक है। लेकिन अब क्या बता रहे हैं, 1,80,000 योजन क्या बता रहे हैं, ये इसकी उसकी बता रहे हैं पहली पृथ्वी की मोटाई, 1,80,000 योजन पहली पृथ्वी की मोटाई है, ये पहली पृथ्वी की मोटाई है 1,80,000 योजन। तो कंफ्यूज मत होना, 1,40,000 योजन था सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, 1,80,000 योजन है पहली पृथ्वी की मोटाई। उसमें से भी 1,000 योजन जो है वो निकाल देना ऊपर ऊपर का, जहां तक मेरु पर्वत जा रहा है वो निकाल देना। अब जो बच गया 1,79,000 योजन, वो हो गई पहली पृथ्वी की अधोलोक में मोटाई। मतलब पहली पृथ्वी जो है अधोलोक में कितनी है, तो 1,80,000 में से 1,000 कम कर दिया, कि 1,000 जो ऊपर का था वो तो चला गया कहाँ, मध्यलोक में। बस ये है।
ठीक है, तो ये 1,80,000 योजन हो गई पहली पृथ्वी की मोटाई। अब नीचे जा रहे हैं अपन यहाँ से, 1,80,000 के बाद अभी दूसरी पृथ्वी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बनी दूसरी ऐसी, ठीक है, यहाँ दूसरी बनी ना, तो इसको दूसरी को अपन यहाँ बनाए थोड़ा सा, तो ये थोड़ी ऐसी बनेगी। जैसे नीचे से 7 सितुलिया खेलते हैं, 7 टाइल्स बनानी है, एक के नीचे एक, ऊपर से लेके नीचे बड़ी, ठीक है, तो बनाते जाए इसको, तो ऐसा होते चले जाएगा। ये 3, तो वो क्या अपना फिगर इसके बाहर हो जाएगा, इसलिए बना नहीं रहे, लेकिन 3 ही बना के समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसे रेड बनाई थी लाइन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसी रेड बना देना, क्योंकि ये ऐसी ऐसे जाएगी ये नीचे तक। तो पहली पृथ्वी ये हो गई, एंड तक है। हाँ, ये अपन फिगर में दिख नहीं रही ठीक से, ये एंड तक है, एंड तक बनाना है इसको, इसको भी एंड तक बनाना है ऐसा। तो पहली पृथ्वी ये हो गई, दूसरी पृथ्वी ये हो गई, इसके नीचे 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ अब ये पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी बताई थी कल? 32,000, 32,000 बताई थी ना। नीचे शुरू करो अपन, सातवीं की कितनी है? 8, 16, इसकी 20, 24, 28, और इसकी आ जाएगी 32,000 योजन, 32,000 योजन दूसरे की। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद करा हुआ है, क्योंकि वो नीचे से याद करना आसान है 8 से शुरू करो उसका, तो 32,000 योजन। तो 32,000 योजन दूसरी पृथ्वी की मोटाई। नीचे कहीं है, कितना नीचे है लेकिन पहली पृथ्वी से, प्रश्न ये उठता है अब, कितनी नीचे है? तो 1 राजू नीचे। अब 1 राजू नापना कहाँ से है? तो एक यहाँ से नापना है, तो कहाँ से नापना है कि ये जो उसकी जड़ है, यहाँ से 1 राजू नापना है, और कहाँ तक नापना है? यहाँ तक नापना है, ये 1 राजू। ठीक है, तो 1 राजू में दोनों पृथ्वियां आ गई। 1 राजू 1,000 योजन में पहली पृथ्वी भी आ गई, 1,000, 1 लाख, और 1 राजू और 1,000 योजन ये वाला है। टोटल में दोनों पृथ्वी आ गई, पहली भी आ गई, दूसरी भी आ गई, एंड तक नापा यहाँ पे। आया समझ में? ये दूसरी पृथ्वी हो गई। इसी प्रकार अब तीसरी पृथ्वी नापते जाना, इस प्रकार तीसरी पृथ्वी, इसको नीचे बढ़ाते हैं ना। तीसरी पृथ्वी कहाँ से नापेंगे हम लोग? यहाँ से नाप लिया था ना अपन ने, तो यहाँ से यहाँ नापेंगे। अब ये 1 राजू इतना लेना, और इसमें से 28,000 योजन, इसकी जो ऊंचाई है वो कम कर देना, इस प्रकार से तीसरी पृथ्वी आ गई है। ऐसी करते हैं नीचे तक 7 पृथ्वी आ जाएगी, उसकी मोटाई कम करते चले जाना। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा, अब मैं क्या मोटाई नहीं बना रहा हूँ मैं, मोटाई बनाने में क्या होता है कि फिर वो थोड़ी ज्यादा कम मोटाई बनाते हैं इसकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार 7 पृथ्वियां हो गई है। इनको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, ऐसा मध्य लोग अधोलोक ऐसा दिखता है ना, ऐसे दिखता है। पृथ्वियां बाहर नहीं जा रही है, हाँ, वो तो अपने डायग्राम में ऐसा बन गया है वो। और नीचे फिर क्या है, थोड़ा एक्सटेंड करके इसको क्लोज करना है, इस प्रकार से। तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम? तीसरी पृथ्वी तक पहुंच गए थे ना। कैसे पहुंचे थे कि भाई यहाँ मेरू की जड़ थी, यहाँ से 1 राजू ये नापा था, यहाँ से 1 राजू ये नापा, फिर 1 राजू यहाँ से 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 नापा, और बचा हुआ 1 राजू यहाँ नाप लिया। कितने राजू होगा फिर ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मध्यलोक की ऊंचाई, अधोलोक की ऊंचाई आ गई कितनी? 7 राजू। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के बीच की दूरियां हैं ये, 1 राजू माइनस पृथ्वी की मोटाई, उतना करेंगे तो पृथ्वी के बीच की दूरी आ जाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहली पृथ्वी को छोड़ देना इसमें, पहली पृथ्वी में तो क्या पहली पृथ्वी की मोटाई भी माइनस करना पड़ेगी, मतलब 1,79,000 उसमें माइनस करना पड़ेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 राजू, इसका यहाँ से एक, इसकी थी कितनी? 1,80,000 योजन थी। अब 1,79,000 लिखता हूँ मैं। समझ में आ रहा? 79,000 क्यों लिखा? 1,000 ऊपर का छोड़ दिया मैंने। आप चाहो तो ब्रैकेट में प्लस 1,000 लिख दो अलग से, आपको याद रहे इसलिए 1,000 ऊपर का छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो तो वहां से मध्य लोक में चला गया था वो। अब इसकी उसकी कितनी है? 32,000। इसकी कितनी है? 28,000 मोटाई। इसकी कितनी है? 24। इसकी 20। इसकी 16, और इसकी हो जाएगी 8,000। ठीक है, तो यहाँ से नीचे जाना है, 32,000 माइनस कर देंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे आपको समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस है 1 राजू माइनस 26,000। कोई पूछे ये डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पृथ्वियों के बीच में, दूसरी और तीसरी पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 राजू माइनस, ये कम करना 24,000, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 राजू है ना, ये 1 राजू पूरा है, इसमें से ये डिस्टेंस ये माइनस करेंगे तो ये इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इस प्रकार से नीचे तक जाना है 7 राजू की। ये हमने कल पढ़ लिया था, रिविजन कर रहे हैं इसका। ये 7 पृथ्वियों की मोटाई और 7 पृथ्वियों के बीच की जो दूरियां हैं वो आ गई यहाँ से। ठीक है, अब कल मैंने पृथ्वियों के नाम बताए थे, उसमें करेक्शन कर लेना भाई। उसमें एक रत्न प्रभा लिखा था, है ना। रत्न प्रभा के बाद मैंने क्या लिखवाया था? बालू का प्रभा गलती से लिखवा दिया था, वो शर्करा प्रभा पहले आएगा,
उसके बाद बालू का प्रभा आएगा। ठीक है, वो इंटरचेंज हो गए थे नाम कल, उसको आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना। तो ये पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा, दूसरे का शर्करा प्रभा, तीसरे का बालू का प्रभा, चौथी का क्या है पंख प्रभा, इसके बाद धूम प्रभा, भूप्रभा, हाँ, तम प्रभा, तम प्रभा, और सातवीं पृथ्वी का नाम महातम प्रभा, महातम प्रभा, और आठवीं पृथ्वी का नाम, आठवीं पृथ्वी नहीं रिचा तो ऐसे ही बोल रही है, आठवीं पृथ्वी का नाम लिखेंगे आज। कहाँ गई आठवीं पृथ्वी, ये रही हमारी। अब कहीं कहीं देखो ना, कहीं ऐसा ही पढ़ने में आया कि पृथ्वी जो है ना ये छत्र के समान है, ऐसी आठवीं, और बनाते लेकिन ऐसा है, तो वो ऐसा बनाते ऐसा है, लेकिन वो कहीं ऐसा पढ़ने में आया कि छत्र के समान है, तो मैं इसको भी जैसा बनाते हैं वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बनाते हैं ना हम, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने में आया कि वो छत्र के समान है, ऐसा उल्टा है। ठीक है, तो मैं तो भी ऐसा बना रहा हूँ। तो ये इस पृथ्वी का नाम है फिर क्या, ईशत प्रागभार, प्रागभार। ये हो गए 8 पृथ्वियों के नाम। याद रहेंगे अब, 8 पृथ्वियों के नाम होगा ये। और कल एक और बताया था, क्या बताया था कि रूढ़ी रूढ़ी से मतलब एक नाम तो ये मिलता है, एक सेट ही मिलता है नामों का, एक सेट और अलग से मिलता है। क्या था वो, पहला धम्मा कहीं लिखा हुआ है, कहीं धर्मा भी लिखा हुआ है, हाँ दोनों नाम चल रहे हैं, धर्मा और धम्मा। दूसरी पृथ्वी का वंशा, तीसरी पृथ्वी का मेघा, चौथी का अंजना, पांचवी का अरिष्टा, फिर मघवी, फिर माघवी। ये इन पृथ्वियों के नाम हैं। कई पृथ्वियों के नाम लिखे हैं, कई नरकों के नाम लिखे हैं, सॉरी गलत हो गया ये, हाँ कई पृथ्वियों के नाम लिखे हैं, कई उनके नाम लिखे, नरकों के नाम हैं। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियों के 7 नाम इधर भी है, 7 वही नाम इधर भी है। कहीं क्या यूज करते हैं, कहीं 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 क्या यूज करते हैं। एक्चुअली जब गाथा रहती है ना, तो गाथाओं में छोटा नाम यूज करना रहता है, तो वहाँ छोटा सा नाम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो ये अधोलोक की रचना हुई है। कल इसका हमने निकाला था क्या, वॉल्यूम निकाला था। कैसे निकाला था इसका वॉल्यूम, कि भाई ये ऐसा दिख, ये तो साइड नीचे देखने पे सामने से देखने पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा ये ऊपर से देखने पे ऐसा, पहले नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, ये जो बेस है, ये जो बेस है ना, ये इसकी एक ही लाइन दिख रही है, और इसके पीछे इसकी एक और लाइन छुप गई है, ऐसी ऐसी वो है, और 2 लाइन तो सिर्फ यूं जा रही है, दिख नहीं रही हमको। तो ये बेस इसका ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल पूरा बन जाएगा नीचे वाला बेस। तो नीचे वाला बेस बना देते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से पूरा रेक्टेंगल नीचे तक जाएगा। ये थोड़ा छोटा बना है, काफी छोटा बना है इनफेक्ट ये 7 राजू है वास्तव में, ठीक है, और ये 1 राजू है, तो फिगर स्केल पर नहीं है, इसका मतलब ये। तो ये समझ में आ रहा है, डेप्थ उसकी दिख गई है। अब ये तो इसका दिखा नीचे वाला बेस, और ऊपर वाला जो टेंगल है वो कैसा दिखेगा, तो भैया वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे 1 राजू बनाना, नहीं नहीं ये 7 राजू रहेगा ना, ये भी 7 राजू है। 1 राजू बनाना रहेगा, तो 1 राजू इसके नीचे बनेगा, 1/7 राजू। ऊपर से देखें समझ में आ रहा है कि नहीं है, ऊपर से बताता हूँ मैं आपको। नीचे वाला बेस तो बन गया है, ऊपर वाला ये जो है ना, यहाँ से लाइन खींचेंगे ऐसे यूं, है ना, ऐसे बनाते हैं ड्राइंग। ऊपर वाला नीचे नीचे कहाँ दिख रहा है, तो ऊपर वाला नीचे है, डॉटेड लाइन बनाएंगे, तो यहाँ टच होगी, यहाँ टच होगी, और यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ कर देना। तो ऊपर वाली जो टाइल्स है सितोलिया की, वो ऐसी है, वो इस शेप की है, ठीक है। और नीचे वाले सितोलिया के साथ जो टाइल्स है वो बड़े शेप की है, यहाँ तक की नहीं रहेगी, एक्चुअली यहाँ तक की रहेगी। 7वीं टाइल्स तो ऐसी, क्योंकि नीचे वाला तो ये 7वीं टाइल्स है। समझ में आ गया। और इसके बीच की रखते हैं ना, चौड़ी करते हैं ना, 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाते हैं ना चौड़ाई, लंबाई तो सेम है सबकी, ये बढ़ाते हैं ना। पहला इतना 1 राजू, उसके बाद फिर कुछ है कुछ है कुछ है, ऐसा करके 7 राजू। तो इसका हमने एरिया निकाला था कल, कितना आया था एरिया इसका, कैसे निकाला एरिया, और वॉल्यूम निकाला था इसका, कैसे निकाला था वापस देख ले तो थोड़ा सा। ये 7 राजू है, ये 1 राजू है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया था इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लिए 3rd डायमेंशन से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बड़ा आराम से लग जाएगा। फॉर्मूला ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल्स, मतलब आधा करना है, और जो समानांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई को जोड़ना है, और उनकी समानांतर रेखाओं की के बीच में जो गैप है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये इसका फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला मैथमेटिक्स का, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स। तो पैरेलल कौन कौन सी लाइन है इसमें, 1 राजू ये इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ना है, तो ऊपर की लंबाई कितनी है 1 राजू, यहाँ पे लंबाई कितनी है 1 राजू।
नीचे लंबाई कितनी है 7 राजू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ 8 राजू, ठीक है। और ये हाफ तो यहाँ का लिखा हुआ ही था, फॉर्मूला ये हो तो हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स कितनी है, दोनों समानांतरों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी ये रही, इस दूरी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 7 है। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया था ये हमारा 28 है ना, 7 चौक 28 राजू स्क्वायर राजू। जैसे प्लॉट होता है ना 30 बाय 50 का प्लॉट है तो 1500 स्क्वायर फीट, जैसे हमारा 1500 स्क्वायर राजू प्लॉट है ना, ये हमारा एरिया आया है स्क्वायर राजू, स्क्वायर राजू ऐसा लिखा। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि भैया ये जो क्रॉस सेक्शन है ना ये समानांतर है, मतलब जैसा आगे है वैसे पीछे वैसे पीछे वैसे पीछे है, तो हम सीधे इसको इससे डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इसका, सीधा सा लॉजिक है। तो डेप्थ कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 7 राजू है। डेप्थ है ना ये ऊपर से सामने से देखने पे नहीं दिखेगी डेप्थ, ऊपर से देखेंगे तो उसकी जो लंबाई दिखेगी वो एक्चुअल में सामने देखने पर डेप्थ है, ठीक है। तो ये वो भी 7 राजू है, तो 28 इंटू 7 कितना कितना आया था कल ये 196 क्यूबिक राजू, घन राजू, ये इसका वॉल्यूम आया था। आगे समझ में, आगे चले यहाँ से। अब मैंने कल सोचा था कि मैं कल के रखूंगा, लेकिन मैंने खुद में ही अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं क्या है कि ये जो अब ये जो डिस्टेंस है ना ये निकाल के रखेंगे कितनी है। देखो आपके सामने 1 मिनट में करने की कोशिश करूंगा तो 1 मिनट में आ गया तो ठीक है, तो आगे चलेंगे यहाँ से। अब कैसे करना था इसको, वास्तव में क्या निकालना है, क्या अपने को ये निकालना है, ये इसकी लंबाई कितनी ये निकालना है। ऊपर की तो 1 है, नीचे की 7 है, बीच बीच की कितनी है वो पता नहीं है अपने को, लेकिन हाँ डिस्टेंस पता है अपने को, तो निकाली जा सकती है मैथमेटिकली। बस थोड़े से 2-3 फॉर्मूला लगाएंगे, कोशिश करते हैं लगाने का। तो क्या है कि ये जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सब, ये इसको ट्रायंगल समझ लें इसको, यदि तो सारे ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थीटा मान, देखो थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में आएगा लेकिन उसको मजा आएगा कि क्या हुआ आज जो पढ़ा उसका पहली बार जीवन में उपयोग हो रहा है, ऐसा लगेगा क्या ट्रायंगोनोमेट्री पढ़ी तो वो तो उपयोग कहाँ करा जीवन में, आज करते हैं। तो ये थीटा है, यदि एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, एंगल के सामने वाली इज परपेंडिकुलर, तो एंगल हाँ तो रीचा बोल रही है कि परपेंडिकुलर हमारा 7 है। अब बेस कितना है लेकिन, तो बेस कहाँ से नापेंगे अब बेस नापने के लिए क्या करना है कि बेस अपने पास है नहीं तो ये निकालना पड़ेगा बेस। तो ये 1 राजू है, ठीक है, ये यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तो 1 राजू, ये 1 राजू है, ठीक है। तो ये हमारा बेस भी हो गया ना, 1 राजू हो गया ना, नहीं 1 नहीं हुआ, 7 माइनस 2 5, 7 में से 7 में से 1 गया 6, 6 बटा 2 3 हुआ, 3 ये और 1 ये, ऐसा हुआ ना, आया समझ में, 3 ये और 1 ये, हाँ 1 टोटल 7 था ये, तो ये ऊपर वाले से 1 नीचे बना लिया अपन ने, 3 इधर, तो 7 बट्टा 3 ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया टेन थीटा। अब देखते हैं कितना बढ़ पाते हैं बना के यहाँ से। अब ये तो टेन थीटा हुआ, अब अपने को निकालना ये है, ठीक है, ये अब ये एंगल पता पड़ेगा इसका टेन थीटा। अब ये अपने को ये निकालना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस निकल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, अब ये ट्रायंगल में लगा दिया अपन ने, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, कारण क्या है कि जो दो समानांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटे तो उनके दो कोण बराबर होते हैं, तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका टेन थीटा निकाला तो कितना होगा, देखो आपके सामने कर रहा हूँ, लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ मैं भी, हाँ आप ये तो ऐसे यूज होता है मैथमेटिक्स का, टेन थीटा। अब इसका टेन थीटा निकाला तो ये परपेंडिकुलर अपने को पता है ये 1 राजू के लगभग है ना, 1 राजू माइनस कुछ कर देना, लेकिन माइनस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो असंख्यात किलोमीटर और ये कितना सा जरा सा योजन है, तो एक राजू परपेंडिकुलर, और बेस निकालना है अपने को बेस, और ये कितना था यहाँ पे टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, नीचे लिखी है, एक सेकेंड, कितनी थी 7/3, तो 7/3, तो बेस आ गया अपना 3/7, 3/7 ये बेस की वैल्यू आ गई है। लेकिन ये बेस ये वाला है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 और 1 जोड़ देंगे, 1 इंटीजर 6/7 ये पहली दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई है। समझ में आया, समझ में आया क्या, 1 इंटीजर समझते ना, 1 + 6/7, 1 एक सही 6/7, ये दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई है, चौड़ाई, लंबाई तो हमने पता 7, चौड़ाई दूसरी की नहीं बताती, पहली की बताती, और दूसरी तो नीचे चौड़ी हो गई, कितनी चौड़ी हुई, तो अपन ने सब लगा लोग के फॉर्मूला लगा, हाँ हाँ 1 इंटीजर 6/7 मतलब 1 + 6/7 ना, 1 इंटीजर भाई, 1 इंटीजर इसको बोलते हैं, 1 इंटीजर 6/7 है ना, 1 + 6/7, आपको ज्यादा नहीं आ रहा है तो ये 6 दूनी 12 13/7 राजू। हाँ हाँ 1 पहली की तो हाँ, फर्स्ट की तो 1 है, सेकंड वाले पृथ्वी की चौड़ाई में 6/7 ऐड कर लिया,
ठीक है, अब आपको जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो निकाला जा सकता है, आगे का भी ऐसे निकालेंगे, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, दूसरे की चलो फटाफट निकाल लेते हैं, हो सकता है कुछ सीरीज टाइप बन जाए तो अपने को आगे मेहनत नहीं करना पड़े। इसके निकालते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया बेस, तो ये कितना था 7/3 था, तो 7/3 इज इक्वल टू 2/b, तो b की वैल्यू आ गई वापस 6/7, नहीं b की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू आ गई 6/7, ठीक है, b की वैल्यू थी, तो इसमें 2 जोड़ के एक 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12/7 प्लस 1, नहीं कुछ गलत हुआ है, b की वैल्यू 3/6/7, नहीं बी की वैल्यू तो ऊपर वाले बी की वैल्यू है, इसमें आएगी 1 सेकंड में आ गया तो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 2 बट्टा बेस इज इक्वल टू 7, बी की वैल्यू कितनी थी 6/7 ना, बी की वैल्यू 6/7 थी, नहीं थीटा की वैल्यू 6/7 थी, बी तो ऊपर वाला है, तो टेन थीटा यहाँ से लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना नीचे 7/3 है ना, टेन थीटा कितना नीचे नहीं करा था, 7/3 याद नहीं रहता एक तो, चलो 7/3 इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हो जाएगा कितना b इज इक्वल टू 6/7, ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर का निकला है उधर का भी इतना आएगा और एक ऊपर से चला आ रहा था वो है, तो 6 दूनी 12/7 प्लस 1 कितना हो गया ये 7/7 प्लस 5/7 प्लस 1, हाँ तो ये 2 इंटीजर 5/7, तो ये कितना ऊपर वाला कितना आया था 1 इंटीजर 6/7, हाँ तो ये बस ऐसा सीरीज बन गई अब, बस ठीक है बन गई, अब थर्ड वाले के निकालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से अब सीरीज बन गई है, तो पहले की आई है 1 इंटीजर 6/7, दूसरे की आई है 2 इंटीजर 5/7, तीसरे की आएगी 3 इंटीजर 4/7, चौथे की आएगी 4 इंटीजर 3/7, पांचवे की आएगी 5 इंटीजर 2/7, छठे की आएगी 6 इंटीजर 1/7, सातवें की आएगी नहीं ये हो गई ना, हो तो गई, अरे सारे सॉरी ये सेकंड की है दूसरे की थी, हो गई 7 पृथ्वियां हो गई है, 6 इंटीजर 1/7 में 7 पृथ्वियां हो गई, ठीक है, कि पहले की तो हमको पता है ना एक राजू, पहले की तो एक राजू पता है, उसके बाद ये इस प्रकार से दूसरे की हो गई, दूसरी पृथ्वी की ये है, ठीक है, इस प्रकार से तीसरी की ये है, चौथे की ये है, पांचवी की ये है, छठे की ये है और सातवीं की ये है, इस प्रकार से पूरा मैथमेटिकली इसको डिराइव कर दिया है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैंने पहली बार ही किया था, करना भी चाहिए था कि नहीं आपके सामने, वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, बाकी ठीक है, इस प्रकार से ही तो चौड़ाई हमको चाहिए थी, चौड़ाई आ गई, देखो सारे डायमेंशन आ गए पृथ्वी के, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब आ गए, बीच की डिस्टेंस आ गई, तो एक मैप बन जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ ऐसा ऐसी होती है पृथ्वियां, इतना आया समझ में, तो आगे चलते हैं, भले ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो कैसे डिराइव किया है हमने, बाकी फॉर्मूले के अलावा कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। समझ में आया? जो माही धम्मा ये धर्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा राजू ये सब जो बताए हैं इनमें कोई चेंज तो नहीं है ना, ऊपर नीचे का क्रम? नहीं ये सही है, ये तो सही है, धम्मा वंशा मेघा ये सही है, हाँ ठीक है ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं है, तो ये 7 नरक के 7 भूमियां हैं, कल बताया था कि 7 नरकों में जीव क्यों जाता है, इस नरक के 7 भूमियां हैं, व्यसन भी 7 है, कल 7 व्यसन के नाम लिख के होता है, तो आज रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको पता है सब, तो वो 7 व्यसनों का फल है जीव का नरक में जन्म, अब जीव का नरक में जन्म करवाते हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहली पृथ्वी लेते हैं, पहली पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हैं, सब नहीं पढ़ते हैं आज, ये तो ये इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो अभी भी, नहीं तो अब फिर ये इसको रिपीट नहीं करेंगे अब कल, ये आ गया समझ में, हटा दे इसको, ये हमने मोटाई निकाली, एक्चुअली मोटाई निकालने के बाद जो चौड़ाई थी ना वो निकालने की कोशिश करी है बस, और वो आ भी गई है 6, पहली की एक, हाँ हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया कि पृथ्वियों के बीच की पृथ्वियों अधोलोक कैसा बना हुआ है, अधोलोक के डायमेंशन कैसे हैं, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 7 पृथ्वियां कैसी है, 7 पृथ्वियों की मोटाई कितनी है, दोनों पृथ्वियों के बीच में दूरियां कितनी है, और अब चौड़ाई भी हमने थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के निकाल ली है, और उसको वॉल्यूम भी निकाल लिया 196 क्यूबिक राजू, इतना हमने पढ़ लिया, अब यहाँ से चले 7 पृथ्वियों के नाम है, नाम आप याद कर लेना, बाकी चीजें याद रहने रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कम से कम याद कल रखना। का मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो।
तीन तरह के जन्म बताए हैं, गर्भज, सर्मुच्छन। हाँ, तीसरा वाला क्या था? औपपादिक। करते हैं अभी, चलो अभी लिख कर के लेंगे। बताओ ना। हाँ वही कर रहे हैं अभी, चलो वही करते हैं। अब इनका क्या हुआ, संश्लेष मरण हुआ जीव का, ठीक है। जीव का संश्लेष मरण हुआ, जन्म लिया इसने, कहाँ जन्म लिया? तो ये नरक जो रहता है, नरक का थोड़ा सा अपन कल पढ़ेंगे बिल विस्तार से, लेकिन आज थोड़ा सा शॉर्ट में, कि जैसे नरक की पृथ्वी थी ना, ये नरक की पृथ्वी बनाई थी ऐसी, ठीक है, ऐसी पृथ्वी बना दी थी। पहली पृथ्वी ले लो या दूसरी तीसरी जो भी लेना है, समझने के लिए लेना है अभी, तो ये पहली पृथ्वी बन गई। अब ये पहली पृथ्वी के अंदर, अंदर क्या है, जैसे पानी का टैंकर जमीन में गाड़ दो, पानी के टैंकर का पीछे वाला हिस्सा ना जमीन में गाड़ दो, या कोई ढोलक है बहुत बड़ा, ढोलक को जमीन में गाड़ दो, जिसके अंदर पोल है, मतलब कहने का मतलब ये है, ढोल की पोल या टैंकर की पोल, हॉलो हॉलो स्थान जो है उसको, जब तो क्या है वो हॉलो स्थान ऐसा दिखेगा यूं, इस प्रकार से, ये हॉलो है, ये हॉलो है, इस प्रकार से। तो ये जमीन के अंदर इस प्रकार से क्या है, हॉलो हॉलो। जमीन के अंदर हमने कहा था कि नारकी रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं वो? तो जमीन के अंदर ढोल की पोल के समान स्थान हैं जिनको बिल कहा जाता है, उसमें नारकी रहते हैं। जैसे सांप का बिल होता है, तो सांप सांप के बिल की जो ओपनिंग है, ओपनिंग को बंद कर दें यदि हम, सिर्फ ओपनिंग को, हाँ, तो अंदर जो उसका जो बच गया है, अब जहाँ पे वो कुंडली मार के बैठा हुआ था, वो जो बिल बचा है वो बिल है यहाँ पे, ये समझ में आया? तो ये ढोल की पोल के समान जो स्थान है यहाँ पे नारकी रहते हैं। अब ये बहुत असंख्यात, कुछ कुछ इसमें से जो है संख्यात योजन के बिल हैं, और कुछ असंख्यात योजनों के बिल हैं, असंख्यात योजन। हाँ, असंख्यात किसको बोलते हैं, हमने देखा था, भावाशा करी थी। असंख्यात योजनों के बिल भी हैं, कुछ संख्यात योजनों के बिल भी हैं। तो इनके अंदर अलग अलग बिल हैं। अब कितने नर, एक कौन से नरक में कितने बिल और कैसे रहते हैं, वो आगे कभी मौका मिलेगा देखेंगे। लेकिन अभी तो अपने को समझना है कि जन्म क्या होता है, इनका जन्म कैसे होता है। तो ये इनका क्या हुआ, ये बिल है, ठीक है, समझ में आ गया? इसके अंदर नारकी रहेगा, एक बिल में एक नारकी नहीं रहेगा, हो संख्यात योजन का बिल है तो उसमें संख्यात नारकी रहेंगे, असंख्यात योजन का बिल है तो उसमें असंख्यात नारकी रहेंगे। ये थंब रूल याद रखना आप। संख्यात योजन का बिल है तो कितने नारकी रहेंगे उसमें? संख्यात। तो असंख्यात योजन का बिल है तो उसमें कितने नारकी रहेंगे? असंख्यात। तो एक आध नारकी के लिए फैसिलिटी नहीं दे रखी है वहां, तो एक बिल के अंदर संख्यात से लेकर असंख्यात नारकी तक साथ एक बिल में पाए जा रहे हैं। दूसरा बिल में भी इसी प्रकार से पाए जाएंगे। इस प्रकार जितने भी बिल है नरक में, सब में इसी प्रकार से व्यवस्था रहेगी। तो ये नरक की पृथ्वी के अंदर इस प्रकार बिल है जिसके अंदर नारकी पाए जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो हॉलो बनाया ना, इसको अपन को समझने के लिए नीचे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसी बिल को मान लो कि ये बिल है नरक का, ठीक है, इस प्रकार से ये बिल है, ये छोटा बनाया, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ये नरक का बिल इस प्रकार से बना हुआ है ना। अब नरक का ये बिल है, अब ये चारों तरफ मतलब ये दीवारें हैं, हो ऐसा नहीं है कि ये कुछ बाउंड्री, ये तो नरक, समझ गए ना आप? ये नरक के अंदर जैसे बिल होता है इस प्रकार से, तो ये जो बाउंड्री है इसकी, पृथ्वी की दीवारें जो है वही नरक की दीवारें हैं, नरक के बिल की दीवारें हैं, अलग से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो यहाँ पे जो ब्राउन वन नीचे बनाया है, ये वो पृथ्वी जो थी उस, वो पृथ्वी ही है ये, ठीक है, इस प्रकार से ये पृथ्वी है ना। यहाँ पे आप पृथ्वी बना देना ऐसे, मैंने बनाई नहीं यहाँ पे, बाकी क्योंकि मेरे को तो अंदर का बताना है ना आप। तो अब ये बिल है, बिल के अंदर क्या हुआ उस जीव का, जो कल बताया था कि चक्रवर्ती था, और उससे मरण के समय भोग नहीं छूटे, मरण के समय परिग्रह नहीं छूटा। तो बहु परिग्रह का फल क्या है? तो शास्त्रों में लिखा है कि चक्रवर्ती यदि बिना संपदा छोड़े मरण को प्राप्त होता है तो नरक में ही जाता है, क्योंकि परिग्रह का फल नरक है। तो ये तो 6 खंड की संपदा का मालिक है, इसने नहीं छोड़ी मरण के समय, तो इसका फिर नरकवास निश्चित है। तो जो जीव पहले 96,000 रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, उनके कोमल स्पर्शों का कोमल अंगों का स्पर्श कर रहा था, जो मखमल पे सोया हुआ था, अन्य प्रकार से स्पर्श जनित इंद्रियों का सुख भोग रहा था, मरण के बाद कितने, सिर्फ चौथे समय में क्या होगा, वो चौथे समय में वो जीव यहाँ पे आ जाएगा। नरक का ग्राउंड ये है ना, तो ग्राउंड पे नहीं है अभी, तो अपन यहाँ आ जाते हैं। ये नरक का जो छत है, नरक की छत, यहाँ पे आ जाएगा, नरक की छत पे। फिर क्या होगा उसको देखते हैं, नरक की छत। अब नरक की छत में क्या, मधुमक्खी की छत्ते की तरह ऐसा एक क्षेत्र बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए, मतलब हाँ, ऐसा नहीं एक ही रहता है, मैं तो एक से समझा रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उपपाद, उपपाद क्षेत्र, उपपाद स्थान लिख देते हैं, उपपाद स्थान, ठीक है। अब ये उपपाद स्थान में क्या होगा,
उसका जन्म होगा नारकी का। कहाँ पर होगा? ये नरक के जो छत है, छत के ऊपर मधुमक्खी के नीचे लटका छत ऐसा बना हुआ है, वो भी वज्र का ही बना हुआ है। वज्र का मतलब पत्थर का, चट्टान का, जैसी वज्र चट्टान रहती है उसका बना हुआ है, और अंदर इसके इसके अंदर नारकी का जन्म होगा यहाँ पे। ऐसा नरक नारकी का जन्म यहाँ पे हो जाएगा। अब नारकी का यहाँ कितने समय में हुआ? चार समय में। मतलब कहाँ वो 4 समय पहले तो विषयों में आसक्त था, मरण को प्राप्त हुआ, संश्लेष मरण को। चौथे समय वो पहुंचा यहाँ पे। यहाँ पे अब क्या हुआ? उसका जन्म हुआ। अब प्रश्न उठा कि कैसे जन्म हो गया वहां पे? बिना माता पिता के रज और वीर्य के क्या किसी का जन्म हो सकता है क्या? वो भी पंचेंद्रिय का। तो जन्म 3 प्रकार के। एक था गर्भ जन्म, जो माता के गर्भ से होता है, चाहे वो अंडे के रूप में हो, चाहे वो शिशु के रूप में हो, चाहे पोत के रूप में, जो भी हो, वो हुआ गर्भ जन्म। दूसरा होता है सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म मतलब कैसा? कि बिना माता पिता के संयोग के ही कीड़ों का, जैसे विकलत्रयों का, क्या है, चावल की बरनी के अंदर कीड़े लग गए, कहाँ से आए वो कीड़े? क्या उसमें अंडे रखे हुए थे क्या पहले ही? कुछ नहीं, अंडे वंडे नहीं, उनका तो सम्मूर्छन जन्म है। सम्मूर्छन मतलब क्या? कि जीव आया विग्रह गति से, जैसे जल में जन्म लिया था ना, जल को अपना शरीर बनाया था, वैसे ये भी विग्रह गति से आया कोई जीव, और वहां पे जो पुद्गल के परमाणु थे, उन पुद्गल के परमाणुओं को सोखा उसने, एब्जॉर्ब किया, और उन पुद्गल के परमाणुओं से अपना शरीर का निर्माण किया। उसको ऐसे निर्माण को बोलते हैं, ऐसे जन्म को बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। तो ये जो कीड़े मकोड़ा हो रहा है ना, कि गेहूं में घुन लग रहे हैं, कहाँ से आ गए घुन? चावल में लटे पड़ गई, इल्लियां पड़ गई, कहाँ से आई है? ये कोई अंडे थोड़ी थे इनके कि उसके अंदर अंडे थे, तो अंडे कहाँ से आ गए इतने सारे? और चावल तो कटते सी, क्या चावल हवा में अंडे घूम रहे थे क्या? जब भाई वहां कटा खेत से, यहाँ हमारे यहाँ आ गया, तो फिर सिर्फ चावल में अलग प्रकार के पड़ रहे हैं, गेहूं में अलग प्रकार के पड़ रहे थे, हवा में होते तो सब में एक सरिये पड़ना चाहिए थे ना, कहाँ से आ गई है? विचार करना है, सोचा कभी कहाँ से आई है? सम्मूर्छन जन्म है इनका। इन्होंने वहां का जो, और इसलिए ना वो एक बार आया था ना, बोला था आपने कि इनका जैसा कलर होता है धान्य का, वैसे ही उनका कलर हो जाता है। चावल का देखना, बड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। चावल में इल्लियां पड़ती है सफेद कलर की, उनका रंग बिल्कुल चावल से मैच हो जाएगा, और छानोगे नहीं तो देख नहीं सकते बिना छाने, तो उसको ऐसा हो जाता है। वो छोटी छोटी सी इल्लियां, छोटी छोटी लट पड़ जाती है उसमें। तो वो उन्होंने चावल, वहाँ जो पुद्गल के परमाणु थे वो सफेद कलर के थे, उसको ग्रहण किया और अपना शरीर बना लिया। तो इस प्रकार से जो जन्म हुआ उसको बोला सम्मूर्छन जन्म। तीसरे प्रकार का जन्म होता है। तीसरे प्रकार के जन्म में भी जीव तो क्या है, आता तो बाहर से ही है, पुद्गल के योग्य परमाणु ग्रहण करता है, लेकिन उनका स्थान हर हर कहीं नहीं होता है। उनका स्थान विशेष प्रकार के उपपाद स्थानों में होता है। जैसे यहाँ नरक है, तो नरक में उसका उनका जन्म होगा उपपाद स्थानों में। यदि देव है, देव का जन्म भी इसी प्रकार होता है, लेकिन उसका उसका जो उपाद स्थान है उसको बोलते हैं उपपादिक शैया, उपपाद शैया बोलते हैं, उपपाद शैया में। तो देव का जन्म भी इस प्रकार से होगा, लेकिन उपपाद शैया में होगा, स्थान रहेगा एक जहाँ पे उसका जन्म होगा। हर जगह जन्म नहीं होता, उपपाद शैया में जन्म होता है। वैसे नारकी का भी, ये जो मधुमक्खी का सत्ता है जिसको उपपाद स्थान बोल रहे हैं, यहीं पर इसका जन्म होगा। तो इस जन्म को क्या बोलेंगे? उपपाद में हुआ ना, इसलिए इसको बोलेंगे औपपादिक, औपपादिक जन्म। तो 3 प्रकार के जन्म हो गए, गर्भ, सम्मूर्छन और औपपादिक। औपपादिक जन्म किनका होता है? नारकियों का और देवों का। देवों का भी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कैसा प्रकार से होता है। तो नरकों का वर्णन चला, नरकों का औपपादिक जन्म हुआ। अब 4 समय में यहाँ पहुंच गया वहां से। अब यहाँ आके क्या करेगा वो, कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते थे ना, छत्ते जमान समान का आकृति है, छत्ते नहीं थे मधुमक्खी के, हो ये उनके समान छत्ते लटकते ना, वो इसलिए छत्ता बोल रहे हैं उसको, छत्ते लटके हुए हैं। अब मुख बना हुआ रहता है नीचे, द्वार बने हुए हैं। अब ये द्वार भी अलग शास्त्र में वर्णन आता है कि अलग अलग प्रकार से, बिल्कुल व्याघ्र का मुख जैसा द्वार है, या अलग अलग प्रकार के जानवरों के मुख जैसा द्वार है इनका। ठीक है, तो ये द्वार से ये फिर नीचे गिरते हैं। कौन? नारकी जन्म ले लिया ऊपर, जन्म लेते से ही बिना माता पिता के रज विरज से जन्म लिया उसने, अंतर मुहूर्त में सारी पर्याप्त पूरी कर ली, पूरा शरीर बना लिया उसने 48 मिनट में के अंदर अंदर, और 48 मिनट में जन्म लेने गया तो वो नीचे गिरेगा। जन्म ऊपर जन्म ले लिया उसने, बड़ा हो गया, वो अब नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो यहाँ से निकलेगा, जो जो द्वार है इसका, ऐसे निकलेगा। निकलेगा तो इसका मुंह नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेंगे, इस प्रकार से। मुंह नीचे है, पैर ऊपर है, सर के बल नीचे जन्म लिया है इसने। ठीक है, सर के बल से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। अब जन्म लेते से क्या होगा इसके साथ में, कि नरक की भूमि, नरक का वातावरण ही ऐसा है कि वहां पे जन्म लेते से ही ये बड़ा व्याकुलित हो जाएगा, बड़ा ये इसको भय लगने लगेगा। क्यों लगेगा वो देखेंगे आगे, लेकिन उसको भय होता है, किसी चीज का भय लगने लगता है एकदम, बहुत सारी चीजों के भय होते हैं।
तो बड़ा विलाप करता है वो, तो बड़ा भयाक्रांत होके, भयभीत होकर, बड़ा विलाप करते हुए उस छेद से नीचे निकलता है, और छेद से नीचे गिरते से ही यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैराशूट, बंजी जंपिंग, तो बहुत शौक था ना वो पैराशूट बंजी जंपिंग का, तो बंजी जंपिंग कर रहा है ऐसा नहीं है ये, या पैराग्लाइडिंग कर रहा है, या स्काई डाइविंग कर रहा है, क्योंकि उस सब में तो क्या है कि गिरने के बाद व्यवस्था रहती है, नीचे टकराने नहीं देते हैं। लेकिन ये जो नीचे गिरेगा तो इसको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो सर के बल नीचे टकराएगा धड़ करके जमीन से। अब दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि नीचे किससे टकराता है वो। नीचे टकराने के लिए एक तिलवे पन्नति में ऐसा लिखा है कि 36 आयुध नीचे रखे हुए हैं, जैसे ये बनाया ना मैंने एरो, ये वास्तव में आयुध है, 36 आयुध, मतलब कांटे वाले भाले हैं, जैसे ऊपर का तरफ उनका पॉइंट है, और इस प्रकार से रखे हुए रहते हैं। तो इसके ऊपर सर के बल आगे गिरता है, एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, और एक जगह तो जैसे ज्ञानार्णव में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो भूमि है वो भूमि ही कांटेदार है, अलग से आयुध रखने की जरूरत नहीं है, भूमि ही कांटेदार है वो, तो भूमि में ही वज्र के कांटे हैं, वज्र के मतलब चट्टान के जैसे लकड़ी के कांटे देखे ना अपन ने, तो स्टील के देखे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये तो पत्थर के कांटे, वज्र के जो मिट्टी है, मतलब वहां पे जो पत्थर हैं, उन पत्थरों के वज्र के समान कांटे हैं, तो उन पर यह सर के बल आके गिरेगा। कौन? नारकी। गिरा, कितना ऊपर से गिरता है तो देखेंगे, वो तो नर की ऊंचाई कितनी है, बिल की ऊंचाई जितनी है उतना ऊपर से गिरेगा वो, काफी ऊंचाई इसकी योजनाओं में। हाँ, अभी नीचे गिरा सर के बल, सर के बल गिरने के बाद क्या होगा इस नारकी का, कि ये जैसे गेंद गिरती ना, गेंद टप्पा खाती बार बार, 1 2 3 4, ऐसे ये भी नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद इसका शरीर है ना, शरीर विदीर्ण हो जाएगा पूरा। गिरा किस पे था ये? कांटों पे गिरा था, वज्रमयी कांटों पे गिरा था, शरीर पूरा विदीर्ण हो गया है इसका, छिला गया है, कट गए हैं, हो सकता है अंग भंग भी हो गया हो, लेकिन वो जो भी शरीर है, जो भी जिस अवस्था में अब है गिरने के बाद, उसी शरीर के साथ अब ये उछलेगा, उछलने के बाद वापस गिरेगा इसी के ऊपर, आगे पीछे कहीं भी, फिर वापस उछलेगा, फिर वापस गिरेगा, ऐसा ही अनेक बार टप्पा खाती ना ऐसे गेंद, वैसे गिरता है उछलता है, गिरता है उछलता है। तो इसको मरण के समय से ही समझ लो आप, क्या कि मरण के समय से ही नारकी को वेदना शुरू हो गई, जन्म भी नहीं लिया उसने ठीक से, अभी तो नरक की भूमि का स्पर्श भी नहीं किया उसने, अभी तो ऊपर ही था, हवा में, वो हवा में ही उसको इतना भयभीत हो गया है कि विलाप करने लगा है। और जब नीचे गिरा है, तो नीचे गिरने के बाद उन शस्त्रों के छींकों पे या वज्रमयी कांटों पे गिरता है सर के बल, और सर के बल गिरने के बाद उसके जो अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उन्हीं छिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग के साथ ये उछलता है, वापस गिरता है गेंद की तरह। इस प्रकार कई बार उछलता गिरता है। कितना उछलता है जमीन से, तो इसका प्रमाण दिया हुआ है, कितना यहाँ से उछलाएगा तो कितना उछलेगा, तो उसका प्रमाण है 500 योजन 7वें नरक का। 7वें नरक में इतना उछलता है, तो 500 योजन तो क्या 5 होंगे ना, मतलब कितना, 500 सेंटीमीटर, योजन कितना होता है। अब योजन के नहीं, अब इसलिए मैंने कल नहीं बताया था, देखो योजन के दो पैमाने हैं, एक तो महायोजन है और एक योजन है। तो यहाँ पे जो योजन ले रहे हैं, यहाँ पे एक योजन है 12 किलोमीटर, यहाँ पे जो योजन का पैमाना है, यहाँ पे जो योजन लिया जा रहा है, वहाँ पे एक योजन है 12 किलोमीटर, लिख लो चाहो तो आप, उछलने में। हाँ, वहां पे मत लेना ये मेरू पर्वत की ऊंचाई वगैरह में, वहां अलग है, यहाँ पे है एक योजन 12 किलोमीटर। तो अब ये 12 किलोमीटर एक योजन में, तो 500 योजन में कितने हो गए? 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर मतलब कितना हो गया पता है आपको? 6000 किलोमीटर कितना, सब साइंस वाले बोलते पृथ्वी का रेडियस 6000 किलोमीटर है। तो यहाँ से मतलब अफ्रीका तक मान लो, यूरोप तक मान लो, तो उछलना है उसको, इतनी डिस्टेंस तक उछलना है, आकाश में हो, ज्यादा से ज्यादा अपन कितना जाते हैं ऊपर, 1 किलोमीटर चलेगा तो बड़ी बात समझना, ये 6000 किलोमीटर ऊपर उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर 6000 किलोमीटर ऊपर उछलेगा, फिर गिरेगा। 6000 किलोमीटर है, 6000। यदि हम 6 फीट से भी गिर जाए तो हमारी क्या हालत होती है? 6 फीट, सिर्फ 6 फीट, पलंग पे सोए सोए गिर जाए 3 फीट से, तो हो सकता है हड्डी क्रेक हो जाए एक आध की। तो ये 6000 किलोमीटर है, 6000 किलोमीटर से ऊपर नीचे गिरना है, पेरा दुख तो इसका यही हो गया। अब कोई बोले भी इतना ये गिर गया है तो वहीं मरण हो जाएगा इसका, तो हो गया काम इसका, तो बस चलो नरक से बाहर आ गए। तो ऐसा है कि नरक में और देवों में, और जिसने अगली आयु बांध ली है उसका अकाल मरण नहीं होता है, कदली घात नहीं होता है, आयु की उदीर्णा नहीं होती है। किस किस की नहीं होती है?
और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इनकी अपेक्षा ले रहा हूँ। लेकिन जो देव हैं और जो नारकी हैं, इन दो की बात करें अभी तो, जो देव है और जो नारकी हैं, इनका अकाल मरण नहीं होना है। अकाल मरण मतलब जितनी आयु लेकर आए हो आप, उतनी पूरी भोगना पड़ेगी। आप भले ही शरीर अंग भंग प्रत्यंग सब अलग अलग हो जाए आपके, लेकिन वहां पे वेक्रियक शरीर होता है। कल पढ़ेंगे वेक्रियक शरीर मतलब क्या होता है। तो वेक्रियक शरीर के कारण क्या होता है, इनके सारे जो भी छिन्न भिन्न हो गए थे अंग, वो पारे की भांति वापस जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद वापस से शरीर बन जाता है, फिर वापस से वो टपकेगा नीचे, फिर वापस से सारे जो शरीर है वो बिखर जाएगा पारे की भांति, फिर वापस जुड़ जाएगा पारे की भांति, पारा जैसे जुड़ता है उसी प्रकार से ये, इसका अकाल मरण नहीं होगा। जितनी आयु लेकर आया है, एक सागर की या 33 सागर की, जो भी लेके आया है, 10,000 साल से लेके 33 सागर तक की, मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 33 सागर, इतनी नरक की आयु रहती है। तो 10,000 साल से लेके 33 सागर, 33 सागर मतलब 33 इंटू 10⁹ इंटू असंख्यात वर्ष, ये होता है 33 सागर, असंख्यात वर्ष। इतनी इतने इतने टाइम तक क्या करना, टप्पे नहीं खाना है, अभी तो उसका जन्म हुआ है। अब क्या करेगा ये, जन्म होने के बाद क्या लिखा है, छड़ाला की ढाल में क्या लिखा है, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सह दसे नहीं तिसो। फिर ये जमीन पर आया शस्त्रों से, या जो भी है कि इसका जो टप्पा गेंद टप्पा खाने का रुकती है ना, तो रुका, अब जमीन पे खड़ा हुआ। जमीन पे खड़ा होते से ही क्या हुआ, इसको इतना दर्द हुआ वहां की भूमि स्पर्श करते से ही, जितना 1000 बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होता। कल बताया था ना कि भाई मच्छर काटे, चींटी काटे, मच्छर काटे, मधुमक्खी काटे और बिच्छू काटे, अंतर है कि नहीं अंतर, और 1000 काटे, हजारों काटे एक साथ, उससे एक बार नहीं, प्रति समय। भाई जब जब तक जमीन पे है तब तक कोई जमीन पे रहेगा ना, पेड़ तो उसका नंगे पैर ही है, वहां पे तो कुछ उसको फुटवेयर मिले नहीं है, तो स्पर्श होता ही रहेगा उसका। प्रति समय ये वेदना है, मतलब 1000 बिच्छू काटे, फिर अगले समय वापस 1000 बिच्छू काटे, फिर अगले समय 1000 बिच्छू वापस काटे। इस प्रकार की वेदना प्रति समय, हमको एक मच्छर काटने का दर्द सहन नहीं होता है, 1000 मच्छर 1000 बिच्छू के काटने का वहां पे दर्द हो रहा है जीव को। फिर क्या करता है वो जीव, देखो अब जन्मते से ही क्या होता है कि जीव 1 सेकंड के लिए विचार करता है, 1 सेकंड के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए विचार करता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया, कौन सी जगह है ये जहाँ पे इतनी वेदना हो रही है। अब जितने भी नारकी हैं और जितने भी देव हैं, भव प्रत्यय अधीर देव नारकाणाम, ऐसा सूत्र जी का। अवधि ज्ञान देव और नारकियों को भव के प्रत्यय से हो जाता है, मतलब अवधि ज्ञान, कुछ ज्ञान है वो नारकियों को जन्म से ही पाया जाता है। पर्याप्त पूरी कर ली इन्होंने, अब उसके बाद इनको ये ज्ञान पाया जा रहा है, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है, अब ये इसका वर्णन हम चौथी ढाल में पढ़ेंगे। अवधि ज्ञान क्या होता है, इसका पूरा वर्णन चौथी ढाल में आएगा। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान क्या होता है वहां पे ऐसा पढ़ेंगे हम कि अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जो बिना इंद्रियों और मन की सहायता के रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। शॉर्ट में ये है कि जैसे केवल ज्ञान होता है ना बिना इंद्रियों और मन की सहायता के, वैसा ही अवधि ज्ञान भी बिना इंद्रियों और मन की सहायता के होता है, आत्मा से सीधे हो जाता है ज्ञान। इसके लिए इंद्रियों का या मन का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन केवल ज्ञान इतना विशाल नहीं है, ऑब्वियसली बात, केवल ज्ञान तो अनंत को जानता है, अवधि ज्ञान तो असंख्यात को जान ले तो बड़ी बात है इसके लिए, नारकी के लिए तो ये ऐसा ज्ञान के साथ जन्म हुआ है इसका। अब ये अवधि ज्ञान से क्या करता है, फिर जन्म के बाद तुरंत बाद ये विचार करता है कि मैं कहाँ था। तो ये इसको विचार आता है, क्या विचार आता है कि मैं कहाँ था, कि मैं पिछले जन्म में था और वहां पे मैंने 7 व्यसन को छोड़ नहीं पाया, 7 व्यसन में लीन रहा, तो उसके कारण मुझे अब नरक में ये दुख मिल रहे हैं। इस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में वो झुलसता है। वो फिर विचार करता है, क्या विचार करता है कि मैंने पिछले जन्म में जिन निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया, वो उनका संक्लेश मरण हुआ और वो भी नरक में गए, और अब वो इसी बिल में हैं और अब वो मेरे सामने हैं और मेरे साथ वो सब करने के लिए आतुर है जो मैंने उनके साथ किया।
उनको दूसरे जो नारकी दिखते हैं, जिनकी आंखें अग्नि के समान स्फुलिंग वाली होती है, जिनका शरीर बेडोल होता है, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो हुंडक संस्थान कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, उनको देख के नारकी ऐसा विचार करता है। और बाकी क्या क्या विचार करता है अब ये कल पढ़ेंगे कि नारकी जन्म लेने के बाद, नरक की भूमि का स्पर्श करने के बाद उसके क्या क्या विचार चले, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है नारकियों के साथ में। तो अच्छा वर्णन इसमें छड़ाला में है नरक का। पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ऐसा है कि ये ऐसा भी होता है क्या, इस प्रकार का इसमें वर्णन है। तो आज हमने तो इतना ही पढ़ा, बस थोड़ा रिवीजन करा और हमने पढ़ा कि उनका उपपाद जो अधोलोक की रचना है वो कैसी है, और नारकियों का जन्म कैसे होता है, जन्म के समय उनकी क्या अवस्था रहती है, कितना वो जमीन पे कूदे वो नीचे गिर के कितना उछलते हैं, उछलने के बाद उनका क्या मनोदशा होती है और अवधि ज्ञान के माध्यम से वो क्या जानते हैं। इस प्रकार से कल ये देखेंगे विस्तार से कि उनको और क्या क्या पश्चाताप होता है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? ये उपाधिक जन्म की कोई डेफिनेशन है क्या? हाँ, जिनका जो बिना माता पिता के संयोग के उपपाद क्षेत्र में जिसका जन्म होता है वो उपाधिक जन्म है, बस इसी प्रकार से ही है। देव और नारकियों का उपाधिक जन्म होता है। और मैं देखने को डेफिनेशन मिलती हो अच्छी तो ठीक है। और कोई प्रश्न है? नहीं है, चलो आयत नहीं करते हैं फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।